हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो क्लास 12th में जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो काफ़ी बच्चे इस चैप्टर को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में फ़िज़िक्स में एज़ वेल एज़ केमिस्ट्री में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, आज इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। इसमें हम एटम्स के बारे में जानेंगे कि एटम क्या होता है, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में उनका इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें देखिए, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाल्टन। डाल्टन का नाम आप सबने सुना होगा, बहुत ही चर्चित नाम है ये। डाल्टन एक स्कूल टीचर थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। 1808 में इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाता है और उसका नाम है एटम्स, ठीक है। और वो इंडिविजुअल होते हैं, वो जो पार्टिकल होते हैं वो इंडिविजुअल, उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उनको आप तोड़ नहीं सकते। और ये जो उनका कॉन्सेप्ट है डाल्टन का, ये काफ़ी समय तक चला, बहुत सालों तक यही लोग मानते रहे कि हाँ भैया, एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है। पार्टिकल किसी भी कोई भी चीज़ एटम से मिलकर बना होता है और एटम है वो सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर बाद में देखें तो बहुत ही जो एमिनेंट साइंटिस्ट आए है ना, जैसे कि जे थॉमसन हो गए, गोल्डस्टेन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोहर, तो 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इन लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया और लोगों के इस डाउट को दूर किया कि देखो भाई, जो एटम होता है वो सबसे छोटा नहीं होता, उससे भी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। और उससे छोटी चीज़ें क्या हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटसेट्रा। तो ये स्मॉलर पार्टिकल हैं जो कि एटम से भी छोटे हैं, स्टिल स्मॉलर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटम से भी छोटे, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अगर आज की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में लगभग 35 ऐसे डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनकी खोज हो चुकी है, जिसमें से मुख्य तौर पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये थी एटम के बारे में एक छोटी सी जानकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द साइंटिस्ट वर लुकिंग अप आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब ये पता चल गया एक बार कि भैया जो एटम है उससे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो अब साइंटिस्ट के दिमाग में कुछ सवाल चलने लगे और वो कुछ सवालों के आंसर ढूंढने लगे। अब वो कौन कौन से सवाल थे? तो देखिए, पहला सवाल ये था, हाउ कैन वी अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। हम ये कैसे पता करें कि जो एटम होता है ना वो स्टेबल होता है। तो देखिए, एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एटम का ये लक्षण है, ये उनकी प्रॉपर्टी है कि वो स्टेबल होते हैं। तो ये कैसे पता करें? साइंटिस्टों के दिमाग में सबसे पहले यही गुंजा कि ये कैसे पता करें कि एटम स्टेबल होता है, आखिर इनकी स्टेबिलिटी का राज क्या है। उसके बाद अगला है, वाई बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग क्यों होता है? क्यों ये एलिमेंट एक अलग बिहेवियर शो कर रहा है और ये दूसरा एलिमेंट एक अलग बिहेवियर शो कर रहा है ना। एक की फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और है, एक की फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और है, एक की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है तो दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और है। ये जो डिफरेंस है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, ये है क्यों? तो ये इनके दिमाग में घूम रहा था ये सब सवाल। और इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ना, समझ लो कि पूरी केमिस्ट्री की इतना बड़ा ग्रंथ बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। फिर अगला है, वाई डू डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्यों अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं? ऐसा क्यों होता है? यही तो है केमिस्ट्री और यही तो आपको पढ़ना है। और अगर आप ये पढ़ लेते तो आप बन जाएंगे केमिस्ट्री के विद्वान। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन जो उनके दिमाग में गूंजा, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे उनके दिमाग में गूंजे थे, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मेजर क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेन है जो उनके दिमाग में आया और ये आपको पढ़ना है।
व्हाट इज द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय द एटम्स। देखो ये एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है और इसको जब आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा, लेकिन मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जैसे लाइट रे, जो लाइट होती है ना सन से निकल के आती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जो रेडिएशन है, जो लाइट की रे है, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। समझ में आया? वो दो चीज़ें, वो रेडिएशन के अंदर दो चीज़ें हैं। अब इतना समझिए, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो जो ओरिजिन और नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, देखिए व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय द एटम्स। तो जो एटम होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करते हैं या उनको इमिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्ब और इमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन, इसका ओरिजिन क्या है और इसका नेचर क्या है, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे बाद में। यूँ कह लो तो आप इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। तो आगे देखते हैं फिर। अब अगला है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खोजा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खोजा गया। अब इलेक्ट्रॉन को खोजने में बड़ा माथापच्ची करना पड़ा था। ठीक है, देखो आप अभी देखोगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो आप आज इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, आज किसी भी 9th क्लास के बच्चे से पूछो तो वो बताएगा हाँ इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन खोजा गया था ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग की खपत हुई थी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ कैथोड रे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी ना, तो कैथोड रे नाम था, एक रे था जिसका नाम था कैथोड रे, और वहीं से ओरिजिन था इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जाने से पहले चले हम पढ़ते हैं कि कैथोड रे क्या था और इससे जुड़ा एक्सपेरिमेंट क्या था। कैथोड रे से जुड़ा एक्सपेरिमेंट क्या था। विलियम क्रूक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका विलियम क्रूक्स। 1879 में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन, जो कि गैसेस में लो प्रेशर पर, सुनना समझना मेरी बात, उन्होंने ये खोजने की कोशिश की कि क्या जो गैस होते हैं, गैसेस, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। ये बड़ी बात है। देखो आज हम देखते हैं हमारे घरों में कॉपर का वायर लगा होता है, और कॉपर के वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और कॉपर के वायर को हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के और भी बहुत सारे कंडक्टर हैं, है ना। एल्युमिनियम वायर, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, जो कि आप देखते होंगे। हाई एक्सटेंशन वायर जो होते हैं, 11,000 वोल्ट जो हमारे घरों में आते हैं, जो बाहर पोल पे लगे होते हैं, वो। तो ये तो हमको पता है कि चलो भैया ठीक है, एल्युमिनियम वायर से या कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। सबसे पहले विलियम क्रूक्स के दिमाग में ये आया कि क्या गैस के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है अगर हम प्रेशर को कम कर दे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लो प्रेशर पर गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएं। उस समय इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता था, याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी नोन था, इलेक्ट्रिसिटी की खोज इलेक्ट्रॉन से पहले हो चुकी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के बाद खोजा गया था। तो उनका बस ये काम था, वो चाहते थे कि क्या हमको बस ये करके देखना है कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गैस के रास्ते पास हो सकती है क्या। और इसी पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जो एक लंबा ट्यूब था लगभग 60 सेंटीमीटर, और दोनों तरफ से सील्ड था। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है आपको, ये डायग्राम है उसका डिस्चार्ज ट्यूब का। वो पूरा सेटअप यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और इसके दोनों एंड आप देखोगे सील्ड है, और ये 2 मेटल इलेक्ट्रोड इसके अंदर फिट किए गए हैं। मेटल इलेक्ट्रोड, ये देखो, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, ये एक प्लेट होते हैं मेटल के, जिसपे कि नेगेटिव और
पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है, यानी कि इस प्लेट के ऊपर आप इतना समझो कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। जो कैथोड होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज स्प्रेड होता है, और जो एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे देखो फिट किया गया है अंदर, ट्यूब के अंदर, एक यहाँ पर ब्लैक वाला और ये एक रेड वाला, ठीक है। और ऊपर देखो यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगाया है, ये वॉल्व दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला यहाँ पर, जिसमें मैंने लिखा है वैक्यूम पंप, ये देखो यहाँ पर। तो ये फिट किया गया है ताकि अंदर के गैस का प्रेशर जो है वो घटाया जा सके, इसीलिए इस वैक्यूम पंप का यूज़ किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड टू एनी डिजायर्ड वैल्यू। तो मतलब जितना कम करना है आपको, आप इस वैक्यूम पंप की मदद से कर सकते हैं अंदर का प्रेशर कम। देखिए ये अंदर जो है इसके अंदर उन्होंने गैस भरा। अब कौन सा गैस भरा? ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हाइड्रोजन गैस भरा या हीलियम गैस भरा था। बस ये समझ लीजिए कि ये ट्यूब के अंदर यहाँ पे अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है। और देखिए ये जो दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, कैथोड और एनोड, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कैथोड है और एक एनोड है। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड जो कि निगेटिवली चार्ज है। इन दोनों का सिरा देखिए यहाँ पर एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया, कैथोड को निगेटिव चार्ज से और एनोड को पॉजिटिव चार्ज के टर्मिनल से जोड़ दिया। यह हाई वोल्टेज बैटरी है, लगभग 10,000 वोल्ट आप मान के चलिए सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। अब क्या होता ऐसा करने से, क्या होगा ये आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हाई वोल्टेज करंट 10,000 वोल्ट का जब अप्लाई किया गया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो क्या क्या रिजल्ट देखने को मिला, वो आपको अलग अलग प्रेशर पे जो रिजल्ट देखने को मिला वो आपको नीचे देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो पहले नंबर पे ये लिखा गया है कि व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड इज़ 1 atm, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो गैस का प्रेशर था ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, ये ट्यूब देख रहे हो आप, इसके अंदर जो गैस का प्रेशर था जब वो 1 atm था, तब कोई भी करंट गैस में फ्लो नहीं हो रहा था इलेक्ट्रोड्स के बीच। नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो गैस होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही ख़राब कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन दूसरी बात देखो यहाँ पे लिखी गई है कि व्हेन द प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड टू अबाउट 10⁻⁻² atm, और जब प्रेशर को 100 गुना घटा दिया गया, 1 atm था पहले, तो उसको 100 गुना घटा दिया गया, तो जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और एक कलर्ड गैस, कलर्ड ग्लो, सॉरी क्या, एक कलर्ड ग्लो, एक ग्लो करता हुआ रंगीन एक रोशनी दिखाई पड़ी, ऑब्जर्व हुआ। और ये जो कलर है ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो नियॉन गैस का एड ट्यूब्स आता है, आप रेस्टोरेंट वगैरह में देखते होंगे लोग लगा के रखते हैं ना, नियॉन एड ट्यूब्स एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो दूर से ही दिख जाते हैं। ये इसी प्रिंसिपल पे, इसी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। और ये देखो यहाँ पे फोटो में भी दिखाया आपको, यहाँ पर ये नियॉन एड ट्यूब है, दिखाई दे रहा है। इसका जो कलर है ये रेडिश ऑरेंज टाइप का है। ये गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, यहाँ पे गैस कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। कब? जब प्रेशर को 100 गुना घटाया गया तो कलर्ड ग्लो दिखा गैस के अंदर, ठीक है। आगे देखो, और जब प्रेशर को और ज़्यादा रिड्यूस किया गया ट्यूब के अंदर, लगभग 10⁴ टाइम्स कम किया गया। समझ में आ रहा है आपको? जब उसको 10,000 गुना कम किया गया, 10⁻⁻⁴ atm किया गया, तब जो ग्लो है, जो ग्लो हो रहा था ना, कलर्ड ग्लो इलेक्ट्रॉन्स के बीच, वो डिसअपियर हो गया, वो दिखना बंद हो गया। लेकिन बट द करंट कंटिन्यू टू फ्लो, लेकिन करंट फ्लो होता रहा। ये कैसे पता चल रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है? देखो, तो क्या किया गया कि एक परफोरेटेड एनोड, मतलब ये देखो इस तरफ, ये देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, नीचे जो फोटो दिया गया है उसको देखो, ये जो आपको ये रिंग दिखाई दे रहा है ये एनोड है। और एनोड के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे देखो
ऐसे होल्स दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहा है, ये होल कर दिया गया, ठीक है। ये होल क्यों किया गया? ये होल करने के बाद ट्यूब के पीछे यहाँ पर देखो, ये वाला, ये वॉल पे, ग्लास वॉल पे यहाँ पर ना जिंक सल्फाइड की एक लेयर चढ़ा दी गई, ठीक है। ये जो लेयर होती है इसमें एक ख़ास बात होती है कि जब इस पर रेज पड़ेंगी ना तो ये चमकेगा। इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरह काम करता है। इस पर जब ये रेज आएंगी, इनविजिबल रेज, तो ये जो है शाइन करेगा, चमकेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परफोरेटेड एनोड इज यूज्ड, और यहाँ पे लिखा है अ फेंट ग्रीनिश ग्लो, एक फेंट ग्रीनिश ग्लो जो है वो ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे पीछे ग्लास वॉल पे। समझ में आया? और ये दिखाता है कि जो इनविजिबल रेज हैं वो इमिट हो रही हैं कैथोड से। कहाँ से? कैथोड से। और ये रेज कहाँ से आ रही है? ये दूसरी तरफ से आ रही है, ये इधर की प्लेट से, कैथोड की प्लेट से। और चूंकि ये रेज कैथोड की प्लेट से आ रही है एनोड की तरफ, इसीलिए इस रे का नाम पड़ा कैथोड रे। क्या नाम पड़ा? कैथोड रे। समझ में आया? सो दीज रेज वर कॉल्ड एज कैथोड रेज। और ये थी कैथोड रे की पूरी कहानी। और इस कहानी को शुरू किया था विलियम क्रूक्स ने, और ये मैंने आपको पूरा बताया। तो ये जो इसके बाद अगला पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें आप जानेंगे कि कैथोड रेज जो यहाँ पे देखी गई हैं, जो ऑब्जर्व की गई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी शुरुआत के 4-5 वीडियोज़ आएंगे ना, 3-4 वीडियोज़, वो होंगे बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल थ्योरी होंगे, बेसिक होंगे, और वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप ढंग से पढ़ लेते हो तो आने वाले जो आगे वीडियोज़ हैं आपको स्मूथली समझ में आएगा। पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है, बस बैठ जाइए। और बहुत मेहनत लगा है, इसको मैंने पूरा लिखा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा मैंने लिखा है, इसको हाथ से लिखा है पावर पॉइंट में। बहुत मेहनत लगा, आंखें दर्द करने लग जाती हैं लिखते लिखते। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, देखिए इस वीडियो को, मेरी मेहनत को देखिए थोड़ा, और सीखिए कुछ। ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, आप सभी के लिए। ठीक है, फिर अगले पार्ट का वेट करिए, बहुत जल्दी आएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।